नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, उसमें बायोलॉजी से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए देख लेते हैं कि बायोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जो क्वेश्चन है बायोलॉजी के। कलर ब्लाइंडनेस इज़ जेनेटिक डिसऑर्डर इट इज़। तो देखिए जो कलर ब्लाइंडनेस है एक आनुवांशिक विकार है। तो ये क्या है? ऑप्शन ए में हो गया मोर कॉमन इन मेल्स, पुरुषों में ये अधिक आम होता है। या फिर ऑप्शन बी मोर कॉमन इन फीमेल्स, तो महिलाओं में अधिक आम होता है। या फिर बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली ससेप्टिबल, ठीक है, पुरुष और महिलाएं दोनों समान रूप से खतरा होता है। और उसके बाद हो गया मोर इन ट्रांसजेंडर्स, या फिर ट्रांसजेंडर में अधिक होता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है, वर्णंध जो अनुवांशिक विकार होता है, वो किस में सबसे ज़्यादा कॉमन होता है? तो मोर कॉमन इन मेल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्रोमोसोम नंबर इन द बॉडी सेल ऑफ मेल हनी बी एंड इन देयर स्पर्म्स आर। तो देखिए नर जो मधुमक्खी के शरीर की कोशिकाओं में और शुक्राणुओं में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, मतलब कितनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में हो गया 32 या फिर 16 रिस्पेक्टिवली, या फिर 32 या फिर 8, मतलब बॉडी में 32 या फिर जो स्पर्म है उसमें 8। उसके बाद हो गया 16 और उसके बाद हो गया 1632। दोस्तों जो इसका सही जवाब है कि जो हनी बी होते हैं, मधुमक्खियाँ जो होते हैं, उनके शरीर की जो कोशिकाएँ होती हैं और जो गुणसूत्र की संख्या होती है शरीर की कोशिका में, वो 16 होती है, 16 होता है। और जो शुक्राणु में स्पर्म में जो गुणसूत्र की संख्या होती है, क्रोमोसोम की संख्या होती है, ये भी कितनी होती है? ये भी 16 होती है, 16 होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, if the recessiveness of a single gene causes mental retardation and reduction in skin pigmentation, then the gene can be called as। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी एकल जीन की अप्रबलता मानसिक मंदता और त्वचा रंजकता में कमी का कारण बनती है तो जीन को कहा जाता है। तो इस तरीके के जीन को क्या कहा जाता है? देखिए अगर कोई सिंगल जीन है, ठीक है, और उससे क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन, और क्या हो जाता है? स्किन में पिगमेंटेशन नहीं होता है, मतलब पिगमेंटेशन नहीं बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए में हो गया डोमिनेंट जीन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया देखिए डोमिनेंट जीन मतलब प्रबल जीन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया एपिस्टेटिक जीन, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सी में हो गया पेलियोट्रोपिक जीन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया पॉलीजीन, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है कि अगर मतलब एक जीन है जिसकी रेसेसिवनेस के कारण मेंटल मेंटल रिटार्डेशन, अगर मानसिक मंदता आती है और जो स्किन पिगमेंटेशन होता है, इसमें रिडक्शन होता है, तो फिर उसका मतलब मेन रीज़न उस तरीके के जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस तरीके के जीन को हम लोग बोलेंगे पेलियोट्रोपिक जीन, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कोडोन कोड फॉर एमिनो एसिड वेलिन। तो वेलिन के लिए जो कोडोन होता है, जो कोड है, वो क्या है? ऑप्शन ए में हो गया GUU, GUC, या फिर GUA। ऑप्शन बी हो गया, फिर उसके बाद ऑप्शन सी हो गया, या फिर ऑप्शन डी हो गया। तो उसके बाद देखिए इसका जो सही जवाब है कि वेलिन के लिए जो एमिनो एसिड है उसके लिए कौन सा कोडोन सही है? तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन ए GUU, कॉमा GUC, या और फिर कॉमा GUA, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं। मिल्क ऑफ रोजी द ट्रांसजेनिक काउ इज डेवलप्ड थ्रू ट्रांसजेनेसिस कंटेन। तो देखिए ट्रांसजेनिक जो गाय है, रोजी ये नाम है, का दूध ट्रांसजेनेसिस के माध्यम से विकसित किया जाता है, जिसमें होता है। तो इसमें क्या होता है? ऑप्शन ए में हो गया क्लॉटिंग फैक्टर, थक्के का कारक, या फिर मोर फैट ज़्यादा चर्बी होता है, या फिर मोर कार्बोहाइड्रेट अधिक कार्बोहाइड्रेट होता है, या फिर हाई यूजफुल प्रोटीन होता है, या फिर उच्च उपयोगी प्रोटीन होता है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है कि जो रोजी जो गाय है, मतलब ट्रांसजेनिक जो गाय है, रोजी देखिए नाम है, तो ट्रांसजेनेसिस के थ्रू जो गाय मतलब डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है, उसमें क्या होता है? उच्च उपयोगी प्रोटीन, मतलब हाई यूजफुल प्रोटीन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आइडेंटिफाई।
उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, मतलब सही विकल्प को पहचानिए। देखिए एक तरफ मतलब यहाँ पे सारे नाम दे दिए गए हैं, मतलब देखिए इसमें क्लेमाइडोमोनास है, हाइड्रा है और फिर पेनिसिलियम है, स्पॉन्ज है, और ये जो इधर दिए हैं किससे इन लोगों से मतलब कौन कौन से रिलेटेड हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे जो इसका जो सही होगा, देखिए क्लेमाइडोमोनास जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है मतलब किससे रिलेटेड है, जूस्पोर से रिलेटेड है। उसके बाद देखिए हाइड्रा जो है, हाइड्रा किससे, हाइड्रा में क्या निकलता है, बर्ड्स निकलता है, ठीक है। तो ये उसके बाद हो बी का क्या हो गया, 4 हो गया। उसके बाद देखिए पेनिसिलियम जो है, पेनिसिलियम किससे रिलेटेड है, तो पेनिसिलियम जो रिलेटेड है ये कोनोडिया से रिलेटेड है। उसके बाद जो स्पॉन्ज है ये जूस्पोर से रिलेटेड है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, सही आंसर है ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दिस इज़ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन टिल डेट, मतलब देखिए अब तक यह अब तक ज्ञात सबसे प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। ऑप्शन ए में हो गया क्या, एक्सिन, या फिर ऑप्शन बी में क्या हो गया, स्पोरोपोलेनिन, ठीक है, और फिर ऑप्शन सी में क्या हो गया, इंटाइन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया टेपेटम, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि सबसे जो अभी तक सबसे ज्ञात जो कार्बनिक पदार्थ जो सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी है वो क्या है, वो है स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना, रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, या फिर क्या ऑप्शन बी में हो गया कंट्रोलिंग ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन परत की कमी को नियंत्रित करना, या फिर ऑप्शन सी में हो गया प्रिवेंट द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन, या फिर परमाणु हथियारों के उपयोग को रोकना, या फिर ऑप्शन डी में हो गया कंट्रोलिंग वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण को नियंत्रित करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेस, मतलब ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। ये किससे संबंधित है, क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। उसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काउज फॉर ग्लोबल वार्मिंग, तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का कारण नहीं है। ऑप्शन ए में हो गया डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई, ऑप्शन बी में हो गया रिफॉरेस्टेशन, वनीकरण, या फिर ऑप्शन सी में हो गया यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नन ऑफ द अबव, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट काउज फॉर ए ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग किसका कारण नहीं है, ठीक है। तो ये वनीकरण, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट लगाएंगे, मतलब पेड़ पौधे लगाएंगे, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा। तो ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, मतलब। उसके बाद फिर क्या हो गया, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए हॉट स्पॉट। ऑप्शन ए में हो गया हिमालय, कौन सा हॉट स्पॉट मतलब उत्तेजनशील स्थान नहीं है, हिमालय। उसके बाद हो गया वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, या फिर इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा क्षेत्र, या फिर गैंगेटिक प्लेन, या फिर गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो इसमें कौन सा हॉट स्पॉट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ये है गैंगेटिक प्लेन, जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है ये एक हॉट स्पॉट नहीं है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं, कि इसमें क्या है, प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इम्फाइसेमिया इज़, तो जो देखिए इम्फाइसीमा जो है, वात स्फीति इसको बोलते हैं हिंदी में। तो वात स्फीति के उपचार के लिए उपयोग किए जाने वाले आनुवांशिक जो जेनेटिक इंजीनियरिंग से प्राप्त उत्पाद है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग से एक मतलब कुछ प्रोडक्ट बनाया गया है ट्रीटमेंट के लिए, इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट के लिए, जिसको वात स्फीति बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ए में हो गया अल्फ़ा इंटरफेरोन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया अल्फ़ा 1 एंटी टायरेप्सिन, या फिर ऑप्शन सी में हो गया अल्फ़ा लैक्टोग्लोबिन लैक्टोग्लोब्यूलिन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया अल्फ़ा ब्रेजेन। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, ऑप्शन बी अल्फ़ा 1 एंटी ट्रेप्सिन।
तो ये जो मतलब बनाया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू, ये क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है किसका, वात स्फीति का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। द पार्ट ऑफ प्रो इंसुलिन टू बी रिमूव्ड टू मेक इट एक्टिव इंसुलिन। क्या लिखा हुआ है, प्रो इंसुलिन का यह हिस्सा हटाने से सक्रिय इंसुलिन बनता है। तो ऑप्शन ए में क्या हो गया, ए चेन, या फिर ऑप्शन बी में हो गया बी चेन, या फिर सी चेन, या फिर फ्यू एमिनो एसिड्स फ्रॉम ए चेन। तो इसका जो सही जवाब है कि उम, अ, मतलब प्रो इंसुलिन का कौन सा हिस्सा हटा देंगे तो एक एक्टिव इंसुलिन बन जाएगा, तो ये है सी चेन। सी चेन को अगर हटा देंगे प्रो इंसुलिन से तो वो क्या बन जाएगा, इंसुलिन बन जाएगा, एक्टिव इंसुलिन बन जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। इन एमनियोसेंटोसिस द सेक्स ऑफ द फीटस इज डिटरमाइंड बाय द, तो बोल रहा है कि उल्लवेधन उल्लवेधन में भ्रूण का लिंग इसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में हो गया हार्मोन्स इन द एमनियोटिक फ्लूइड, या फिर एंजाइम इन द फ्लूइड, या फिर फैट कंटेंट इन द फ्लूइड, या फिर क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ फ्लूइड। तो बोल रहा है एमनियोटिक फ्लूइड में जो द्रव में हार्मोन जो होता है इसके ये डिटरमाइन करता है, या फिर द्रव में एंजाइम जो होता है, या फिर द्रव में जो वसा की मात्रा होती है, या फिर द्रव के पेशियों में मौजूद गुणसूत्र। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये क्या है, क्रोमोसोम्स इन द सेल ऑफ फ्लूइड। तो फ्लूइड में मतलब एमनियोटिक फ्लूइड में जो मतलब यहाँ पे एमनियोसेंटोसिस में जो एमनियोटिक फ्लूइड में जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि जो फीटस है उसका लिंग जो होगा, मतलब क्या सेक्स, मतलब क्या होगा, ये डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको चलिए देखते हैं। द हार्मोन फाउंड इन द ब्लड ऑफ इनिशियल प्रेग्नेंट लेडीज आर, तो प्रारंभिक गर्भवती महिलाओं के रक्त में पाए जाने वाले हार्मोन क्या है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन में क्या दिया गया है। ऑप्शन ए में हो गया हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के उच्च स्तर, हाई लेवल ऑफ एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या फिर एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद फिर ऑप्शन सी में हो गया हाई लेवल ऑफ एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, या फिर ओटी, या फिर हो गया टेस्टोस्टेरोन एंड इनहिबिन। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि जो प्रारंभिक गर्भवती महिलाओं के रक्त में पाए जाने वाले हार्मोन हैं वो क्या है, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के उच्च स्तर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं, ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मतलब निम्न में से कौन सा यौन संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए में हो गया ट्राइकोमोनासिस, उसके बाद हो गया जेनाइटल वार्ट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जेनाइटल हर्पीस, या फिर ऑप्शन डी में हो गया टाइफाइड। तो दोस्तों सबको ही जानते हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है कि टाइफाइड जो है ये एसटीडी नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं क्या है। रिसेंटली एक्सटिंक्ट स्पीसीज फ्रॉम द अर्थ, मतलब देखिए पृथ्वी से हाल ही में विलुप्त होने वाली प्रजाति है, तो ये कौन सा प्रजाति है जो पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी है। ऑप्शन ए में हो गया टाइगर, बी में हो गया राइनोसोरस मतलब गैंडा, उसके बाद हो गया चीता, उसके बाद सेटलर जो सी काऊ होते हैं, सेटलर समुद्री गाय। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है जो सेटलर समुद्री गाय है ये पृथ्वी से क्या हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है, विलुप्त हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। द नंबर ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज रिकॉर्डेड इन द IUCN रेड लिस्ट 2004। तो दोस्तों देखिए जो IUCN का जो रेड लिस्ट है 2004 में जो बनाया गया है उसके हिसाब से कितनी जो प्रजातियां हैं वो मतलब लाल सूची में दर्ज है। ऑप्शन ए में हो गया 30,000, या फिर 15,500, या फिर हो गया 14,000, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1,40,000 है। उसके बाद फिर हो गया कितना, ये 35,000। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि कितने प्रजातियां जो है वो रेड लिस्ट में दर्ज किया गया है, तो ये है 15,500। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन इन इंडिया, तो निम्न में
कौन सा पक्षी भारत में लुप्त होने की कगार पर है? ऑप्शन ए में हो गया पीकॉक, या फिर पिन टेल बतख, या फिर हॉर्नबिल ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि भारत में जो कौन सा पक्षी लुप्त होने का कगार पे है, तो ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है। उस द प्लांट कंसाइडर्ड एज टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक किस पौधा को कहा जाता है? ऑप्शन ए में हो गया पिस्टिया, या फिर इकॉर्निया, या फिर जो ऑप्शन सी में है स्ट्रोबैलेंथिस, या फिर ऑप्शन सी में हो गया एंटीरिनम। ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है कि बंगाल का टेरर किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इकॉर्निया को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चलिए उसको देखते हैं। एम्ब्रायोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन इज प्रपोज्ड बाय, तो विकास के लिए भ्रूण विज्ञान का समर्थन किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका जो दोस्तों सही जवाब है ये है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या किया कि भ्रूण विज्ञान मतलब एम्ब्रायोलॉजिकल जो इवोल्यूशन है उसको प्रपोज किया था। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा इसमें जो स्टेटमेंट है वो गलत है? ऑप्शन ए में हो गया कार्बन चक्र के विपरीत वायुमंडल में फास्फोरस की कोई श्वसन रिहाई नहीं होती, या फिर ऑप्शन बी में हो गया वर्षा के माध्यम से फास्फोरस के वायुमंडलीय इनपुट कार्बन की तुलना में अधिक हैं, या फिर ऑप्शन सी में हो गया जीव और पर्यावरण के बीच फास्फोरस का गैसीय विनिमय, या फिर ऑप्शन डी में हो गया न्यूक्लिक अम्ल में फास्फोरस प्रमुख घटक होता है। तो कौन सा इसमें कथन जो है गलत है, इसको यहाँ पे चुनना है। तो ये जो गलत है, वर्षा के माध्यम से फास्फोरस के वायुमंडलीय इनपुट कार्बन की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो ये जो बी नंबर का ऑप्शन है ये क्या है, ये गलत है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वाई कैटल्स डस नॉट ग्रेज ऑन कैलोट्रॉप्स, देखिए कैलोट्रॉप पर पशु क्यों नहीं चरते? ऑप्शन ए में हो गया कि वे अरुचिकर होते हैं, या फिर उनके कांटे होते हैं, या फिर वे कार्डियल ग्लाइकोसाइड्स उत्पन्न करते हैं, दे प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, या फिर पौधे बहुत ऊंचे होते हैं, प्लांट्स इज टू टॉल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है कि कैलोट्रॉप जो होते हैं उस पर पशु क्यों नहीं चढ़ते हैं, तो इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर सी, दे प्रोड्यूस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है। उसके बाद चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। वाई लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज मोर रियलिस्टिक, तो मतलब जो लॉजिस्टिक विकास मॉडल जो है अधिक यथार्थवादी क्यों है? तो ऑप्शन ए में हो गया इसमें संसाधन अंततः सीमित हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन बी में हो गया जनसंख्या अनंत होती है, या फिर ऑप्शन सी में हो गया असीमित संसाधन होते हैं, या फिर ऑप्शन डी में हो गया समान संसाधन के लिए कोई पूर्णता नहीं होती। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, जिसमें क्या है कि संसाधन अंततः सीमित हो जाते हैं। तो ये काफ़ी क्या होते हैं, लॉजिस्टिक होते हैं। ग्रोथ मॉडल इज़ मोर रियलिस्टिक। ठीक है, जो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं। द रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड इन, तो एक पारिस्थितिक तंत्र में संबंध को कैसे वर्णित किया जा सकता है? ठीक है। ऑप्शन ए में हो गया क्या पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पिरामिड के रूप में, या फिर पिरामिड ऑफ बायोमास का पिरामिड से, या फिर पिरामिड ऑफ नंबर्स संख्या का पिरामिड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। उपर्युक्त सभी से क्या कर सकते हैं हम लोग, पारिस्थितिक तंत्र के संबंध को वर्णित कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोलॉजिकल पिरामिड कॉन्सेप्ट इज नॉट कम्प्लीटली एक्सेप्टेड बिकॉज, पारिस्थितिक पिरामिड अवधारणा पूरी तरह से स्वीकार नहीं की जाती है क्योंकि इट इज़ ऑलवेज इन्वर्टेड, वह हमेशा उल्टी होती है, या फिर इट हैज़ ओनली 4 लेवल, इसके केवल 4 स्तर होते हैं, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन फूड चेन विच इज़ नॉट एग्जिस्टेड नेचुरली, इसका निर्माण खाद्य श्रृंखला पर किया गया है जो प्राकृतिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, या फिर ऑप्शन डी में हो गया नो प्लेस फॉर प्रोड्यूसर, या फिर उत्पादकों के लिए कोई जगह नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन फूड चेन विच इज़ नॉट एग्जिस्टेड नेचुरली। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देखते हैं
क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मेथड। तो इसमें से कौन सा इन विट्रो निषेचन विधि है। तो देखिए इसका जो सही जवाब है कि इन विट्रो जो निषेचन होता है ये मेथड कौन सा है, ये IVF है और ZIFT है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ ART का मेथड तरीका कौन सा नहीं है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर कृत्रिम गर्भधान या फिर गैमेट इन इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जो गैमेट फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है वो, या फिर जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र जो जाइगोट को ट्रांसफ़र किया जाता है फेलोपियन ट्यूब में वो, या फिर वेसोक्टोमी। देखिए पुरुष नसबंदी, तो ART से ये तीनों ही रिलेटेड है। ठीक है, और जो ये वेसोक्टोमी है ये ART से रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। निम्न में से कौन सी गर्भ निरोधक की प्राकृतिक विधि नहीं है। ऑप्शन ए में हो गया समय समय पर संयम, या फिर ऑप्शन बी में हो गया सहवास में रुकावट, या फिर ऑप्शन सी में हो गया लैक्टेशन अमेनोरिया, या फिर ऑप्शन डी में हो गया सहेली का सेवन। तो दोस्तों ऑप्शन डी जो है सहेली का सेवन, ये क्या है, जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन मेथड नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन इज ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन। तो अंतः प्रजनन जो होता है अवसाद इनके बीच के क्रॉस ब्रीडिंग से होता है। तो ऑप्शन ए में हो गया एनिमल ऑफ सेम ब्रीड, मतलब एक ही नस्ल के जानवर होते हैं तो, या फिर एनिमल ऑफ डिफरेंट ब्रीड, विभिन्न नस्ल के जानवर, या फिर विभिन्न किस्म के जानवर, या फिर विभिन्न वंश के जानवर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ये है एनिमल ऑफ सेम ब्रीड्स, मतलब एक ही नस्ल के जानवर जो होते हैं उनमें अगर अंतः प्रजनन मतलब इनब्रीड कराया जाए तो यहाँ पे डिप्रेशन होता है, अवसाद होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए उसको देख लेते हैं, ये लास्ट है बायो का। द विटामिन सी बायो फोर्टिफाइड वेजिटेबल प्लांट रिलीज्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट आर। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा प्रकाशित विटामिन सी जैव दृढ़ बायोफोर्टिफाइड वनस्पति पौधे हैं। ऑप्शन ए में हो गया गाजर पालक कद्दू, या फिर ऑप्शन बी में हो गया करेला सरसों और टमाटर, या फिर ऑप्शन सी में हो गया बकला, ये क्या है, ब्रॉड बीन्स, उसके बाद हो गया लब बीन, या फिर फ्रेंच बीन, या फिर ऑप्शन डी में हो गया मक्का गेहूँ चावल। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, करेला सरसों और टमाटर। जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो है संस्था जो है इसके द्वारा जो प्रकाशित विटामिन सी जैव दृढ़ बायो फोर्टिफाइड वनस्पति के पौधे हैं, ये है करेला सरसों और टमाटर।